नमस्कार। लास्ट केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध पढ़ रहे थे हम। और प्रशासनिक संबंधों को कुछ कैटेगरी में विभक्त किया जाता है। इसको हम अनुच्छेद 256 से 263 तक पढ़ते हैं। हमने कार्यकारी विभाजन या कार्यकारी शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच किस तरह से होता है उसे कल हमने समझा। तो एक बार इसका रिवीजन करते हैं, मोटी मोटी इसमें चीज़ समझते हैं और फिर आगे अपनी क्लास बढ़ाते हैं। तो क्या केंद्र राज्य संबंध, और केंद्र राज्य में कौन से संबंध? प्रशासनिक संबंध। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंधों को हमने कुछ भागों में विभक्त किया था, जिसमें सबसे पहले कार्यकारी शक्तियों का विभाजन। अभी जो कार्यकारी शक्ति है, इनका विभाजन किस किस के बीच में हो रहा है? इसका विभाजन हो रहा है केंद्र और राज्यों के बीच में। उसके बाद केंद्र राज्यों के दायित्व या जिम्मेदारियां। उसके बाद राज्यों को केंद्र के निर्देश। नेक्स्ट केंद्र राज्यों के बीच सहयोग। नेक्स्ट कार्यों का, केंद्र और राज्यों के बीच कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व। और ये जो केंद्र राज्यों के बीच संयोग है, इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, लोक सेवा आयोग, ये सब पढ़े जाते हैं। अलग से भी लिख लेते हैं। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे अखिल भारतीय सेवाएं, लोक सेवा आयोग और क्या, और लोक सेवा आयोग के बाद एकीकृत न्याय प्रणाली, एकीकृत न्याय प्रणाली या व्यवस्था, और कुछ अन्य उपबंध होंगे इसमें। तो हमने जो शुरुआत की है प्रशासनिक संबंधों की केंद्र और राज्यों के बीच में, उसमें कार्यकारी शक्तियों का विभाजन हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम चलते हैं केंद्र और राज्यों के दायित्व की तरफ। जब हम कार्यकारी शक्तियों का विभाजन पढ़ रहे थे तो इसमें हमने पढ़ा था कि भी केंद्र को संपूर्ण भारत पर कार्यकारी शक्तियों के विस्तार का अधिकार होगा। इसमें कौन कौन से विषय होंगे? इसमें जो संघ सूची में विषय हैं उनको लेकर असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है भारत के किसी भी भाग में, भूभाग में, वहां पर, और दूसरा कोई संधि समझौते किसी प्राधिकरण को लेकर भी केंद्र सरकार का कार्यकारी विस्तार संपूर्ण भारत पर माना जाएगा। उसके बाद राज्यों के बारे में हमने पढ़ा था कि भी राज्य अपनी राज्य क्षेत्रों में राज्य सूची के विषय पर कार्यकारी शक्तियों का विस्तार करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि जो संवर्ती सूची होती है, संवर्ती सूची पर चाहे कानून राज्य सरकार बनाए चाहे कानून केंद्र सरकार बनाए, लेकिन इसका कार्यकारी क्रियान्वयन राज्य सरकार के द्वारा होगा। इसको इम्प्लीमेंट राज्य सरकार करेगी। कब तक करेगी? जब तक किसी कानून को संविधान या संसद के द्वारा
उसमें ये प्रावधान ना डाल दिया जाए कि इस कानून को या इस कानून का क्रियान्वयन केंद्र सरकार करेगा, तब तक जो है राज्य सरकारें संवर्धित सूची के विषय पर बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करती रहेंगी। हमने इतना ही पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसी में प्रशासनिक संबंध में, वो है राज्यों और केंद्र को निर्देश दायित्व, केंद्र व राज्यों के दायित्व या जिम्मेदारी। इसको अनुच्छेद 256 में पढ़ा जाता है। 256 को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है केंद्र और राज्यों की जिम्मेदारियां। ठीक है, तो कौन कौन सी जिम्मेदारी हैं संविधान के द्वारा दी गई हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो है दायित्व, अब केंद्र राज्यों के दायित्व हमारा हेडिंग है आज का, इसको समझो। इसको अगर हम संविधान में पढ़ना चाहें, क्योंकि अनुच्छेद में पढ़ना चाहें, क्योंकि जब हम प्रशासनिक संबंध पढ़ते हैं तो प्रशासनिक संबंधों में अनुच्छेद भी आते हैं। अनुच्छेद 256 से 263, हमने कल यही तो पढ़ा था, 256 से 263। अब अनुच्छेद 256 को जब हम पढ़ते हैं, हमने अपना हेडिंग लगाया अभी केंद्र राज्यों के दायित्व, और इसमें जो है अनुच्छेद आर्टिकल 256 को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ा जाता है केंद्र राज्यों की जिम्मेदारियां। तो बात एक ही है, तो अनुच्छेद 256। अब इसमें संविधान के द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। संविधान के द्वारा क्या प्रावधान केंद्र राज्यों के दायित्वों में दिया गया है, तो उसमें हम लिखेंगे कि संविधान के द्वारा 2 मामलों पर राज्य की कार्यकारी शक्ति पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब वो 2 मामले कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो मामला है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के बनाए गए किसी भी कानून को या केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून का अपने राज्य में अनुपालन सुनिश्चित करे, तथा इसके साथ साथ जो राज्य के लिए वर्तमान कानून बनाए गए हैं उनका भी अनुपालन सुनिश्चित करे। सबसे पहला दायित्व संविधान के द्वारा दिया गया है राज्यों को। दूसरा दायित्व ये होगा कि राज्यों में केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति पर किसी भी प्रकार का बंधन कोई राज्य नहीं लगाएगा। ये जो दोनों प्रतिबंध हैं, दोनों प्रतिबंध राज्यों के लिए बाध्यकारी होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश भी दे सकता है। अब जब राज्यों को केंद्र सरकार निर्देश देगा तो इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं राज्य की इन मामलों को लेकर शक्तियां असीमित हो जाती है, क्योंकि राज्य की नहीं, केंद्र की, सॉरी। जब केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है इन 2 मामलों को लेकर, तो राज्य कहीं ना कहीं कम शक्ति वाले देखे जा सकते हैं। तो इसको लिखकर समझते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि संविधान के द्वारा दो मामलों के लिए राज्य की कार्यकारी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब वो मामले कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये समझो कि जब संविधान के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है राज्य को, तो राज्य बाध्यकारी हो जाएगा इन मामलों को मानने के लिए।
अब वो कौन कौन से मामले हैं उसे समझते हैं। सबसे पहला जो मामला है वो है केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए विधानों का राज्यों में अनुपालन कराना। सबसे पहले ए प्रकार जो है, केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित विधान या विधि वे राज्य के वर्तमान विधि या विधान का अनुपालन सुनिश्चित करना। ये निर्देश दिए गए हैं संविधान के द्वारा राज्यों को कि भी राज्य अपने यहाँ केंद्र सरकार के बनाए गए विधानों तथा राज्यों के लिए वर्तमान विधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें अपने यहाँ। तो इसका मतलब यह है कि राज्य किसी भी परिस्थिति में क्या नहीं करेगा, केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए विधानों का उस पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। जो विधान बना दिए उसे यहाँ मानना होगा। कल भी मैं बात कर रहा था कि केंद्र सरकार ने अगर कोई ऐसा कानून, केंद्रीय संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया, यहाँ केंद्र की जगह संसद, वैसे संसद केंद्र एक बात है, संसद ने कोई कानून बनाया और वो कानून राज्य अपने यहाँ नहीं इंप्लीमेंट करना चाहता है तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये सबसे पहला प्रकार जो हम पढ़ रहे हैं वो इसी बात की गारंटी दे रहा है केंद्र सरकार को कि भी निर्देश दो, कानून बनाओ, संसद से पारित करो, राज्य से लागू कराओ। अगर राज्य अनुपालन करने में सक्षम नहीं है, असफल हो जाता है, तो राष्ट्रपति ऐसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगा। कोई ए नाम का व्यक्ति किसी बी नाम के राज्य का मुख्यमंत्री है, इस बी राज्य में जो सरकार है वो दूसरी पार्टी से है और जो केंद्र सरकार है वो दूसरी पार्टी से है। केंद्र सरकार या संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, बी राज्य के राज्यपाल जिसका नाम ए है उसने कह दिया कि भी हम उस कानून को नहीं मानेंगे, भाषणबाजी की। लेकिन जब ड्राफ्ट पहुंचेगा उस राज्य में तो उसे अपने यहाँ लागू करना ही होगा। यही प्रशासनिक संबंध है। संविधान के द्वारा प्रतिबंध कर दिया गया है राज्य को कि आपको मानना होगा। अब ऐसा मानते हैं कि ये जो ए नाम का मुख्यमंत्री है बहुत हठी व्यक्ति है, इसने अपने यहाँ उस कानून को लागू नहीं किया, तो तुरंत राष्ट्रपति बी राज्य के लिए घोषणा जारी कर देंगे कि भैया ये जो बी राज्य है इसमें संविधान तंत्र विफल हो गया है और राष्ट्रपति शासन आज से यहाँ लगाया जाता है। अब जैसे राष्ट्रपति शासन लगेगा, जो ए नाम का व्यक्ति मुख्यमंत्री था उसका पद खत्म हुआ, दोबारा से कभी चुनाव होंगे, फिर कोई नया सीएम बनेगा। तो ये प्रावधान आर्टिकल 365 में पढ़ा जाता है, उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ए प्रकार हमने पढ़ लिया, केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित विधि या विधान का अनुपालन सुनिश्चित कराएगा राज्य, तथा राज्य की वर्तमान विधि का भी अनुपालन सुनिश्चित कराएगा राज्य। उसके बाद जो बी है, बी क्या कह रहा है कि राज्यों में राज्य केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को अपने राज्य में बाधित नहीं करेगा, बाधित नहीं करेगा। बी प्रतिबंध क्या है कि केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति हैं उन पर किसी भी प्रकार का कोई राज्य प्रतिबंध नहीं लगाएगा। कोई बी नाम का राज्य केंद्र सरकार के द्वारा इस बी नाम के राज्य में अपनी कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार किया जा रहा है,
या उन्हें अम्ल मिलाया जा रहा है, या उनका निष्पादन किया जा रहा है, क्रियान्वयन किया जा रहा है, क्रियान्वयन क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो वो राज्य बाधा नहीं बनेगा, या उस राज्य की सरकार बाधा नहीं बनेगी उस कार्य निष्पादन को लेकर। तो ये दो तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। राज्य का दायित्व बनता है, राज्य और केंद्र के दायित्व में पढ़ा जाता है। इसमें ये भी पढ़ना जरूरी है कि जो दोनों मामले हैं, दोनों मामलों के लिए राज्य बाध्यकारी होगा, या दोनों मामलों को मानने के लिए राज्य बाध्यकारी होगा। और इसके संबंध में केंद्र सरकार, केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश भी दिए जा सकते हैं। अब ये जो केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जा रहा है, ये भाग आ जाता है 257 का। अनुच्छेद 257 में हम यही पढ़ेंगे। 256 में तो दायित्व पढ़ रहे हैं हम, लेकिन जैसे ही 257 में पहुंचेंगे तो उसमें हम केंद्र के द्वारा राज्यों को दिए गए निर्देशों की बात की जा रही है। तो उस भाग को हमने यहां भी लिख लिया कि केंद्र ऐसे किसी मामले को लेकर निर्देश दे सकता है राज्य को। तो हमारा सबसे पहला जो दूसरा जो प्रकार है केंद्र राज्य के दायित्व, वो हमने पढ़ लिया। अब तीसरा चलते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है राज्यों को केंद्र के निर्देश। तीसरा है राज्यों को केंद्र के निर्देश। राज्यों को केंद्र के निर्देश। अब इसको अगर हम इसके लिए आर्टिकल 257 जिम्मेदार है, तो 257 को जब हम लिखेंगे तो उसमें लिखा है कुछ मामलों में केंद्र सरकार का, केंद्र का राज्य पर नियंत्रण। अब ये एक ही बात है भाई, नियंत्रण की बात की जा रही है और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं निर्देश। केंद्र सरकार किन किन मामले में राज्य को निर्देश दे सकता है उसको समझते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे कि दो मामलों के अतिरिक्त अब दो मामले कौन कौन से? मामला ए और मामला बी। अभी मामला ए और मामला बी पढ़ा है ना। उन दो मामलों के साथ साथ कुछ और भी ऐसे मामले होंगे जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले लेगा, निर्देश दे देगा, नियंत्रण में रखेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे कि दो मामलों के अतिरिक्त केंद्र सरकार अपनी कार्यकारी शक्तियों के विस्तार के लिए राज्य को निर्देश देगा। अब वो कौन कौन से मामले हो सकते हैं जिसमें केंद्र सरकार राज्य को निर्देश देगा, उनको समझते हैं। सबसे पहला है संचार साधनों को लेकर। संचार साधनों का निर्माण और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को दिए जा सकते हैं। अब ये जो संचार माध्यम है, संचार साधन है, संचार साधन का मतलब क्या है? संचार साधन का मतलब है कोई भी राष्ट्रीय महत्व का संचार। अब राष्ट्रीय महत्व के संचार में क्या क्या शामिल है?
जो भी राष्ट्रीय महत्व का संचार साधन कोई भी कुछ भी हो सकता है, जैसे नेशनल हाईवे हो सकता है, रेलवे ट्रैक हो सकता है, बल्कि कुछ भी जो राष्ट्रीय महत्व का संचार साधन है उसके लिए राज्य सरकारें निर्देशित की जाती हैं केंद्र सरकार के लिए। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इसको रफ कर दें भाई। तो सबसे पहले संचार साधनों के निर्माण व रखरखाव या सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार राज्य को निर्देश दे सकता है। अब संचार साधन में क्या कौन कौन से हो सकते हैं? राष्ट्रीय महत्व के संचार साधन, राष्ट्रीय महत्व के संचार साधन, राष्ट्रीय राजमार्ग अच्छा उदाहरण है। उसके बाद दूसरा, राज्यों में रेलवे संपत्ति का संरक्षण, राज्यों में रेलवे संपत्ति के संरक्षण को लेकर भी केंद्र सरकार राज्य को निर्देश दे सकता है या निर्देश देगा। उसके बाद नंबर 3, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा या मातृभाषा में, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था। ये जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था है, इसके लिए जिम्मेदार है अनुच्छेद 350A, अनुच्छेद 350A। इसमें प्रावधान किया गया है, ये राज्यों को दायित्व दिए गए हैं केंद्र के द्वारा कि राज्य और राज्यों के जो स्थानीय प्राधिकरण हैं वो अपने यहाँ जो भाषाई अल्पसंख्यक है उनको प्राथमिक शिक्षा या प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त करने के साधन उपलब्ध कराएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम अनुच्छेद 350A को पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि राज्य व राज्यों के स्थानीय प्राधिकरण भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा, शिक्षा के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। और ऐसा निर्देश राष्ट्रपति के द्वारा भी दिया जा सकता है केंद्र सरकार राज्य सरकार को। तो जहां हम राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं उसमें हम कुछ प्रकार पढ़ रहे थे, कुछ मामले पढ़ रहे थे। उसमें सबसे जो अब अंतिम हमने पढ़ा है वो पढ़ा है कि आर्टिकल 350, मतलब इसमें क्या है कि राज्य और राज्यों के स्थानीय प्राधिकरण को जो भाषाई
अल्पसंख्यक बच्चे हैं उनको प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा है वो मातृभाषा में प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने के निर्देश राष्ट्रपति के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा सकते हैं या दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रावधान 350 ए में पढ़ा जाता है। उसके बाद नंबर 4 क्या होगा? नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है, क्या है नंबर 4? अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए राज्य विशेष योजनाओं का निर्माण करेगा वे उनका क्रियान्वयन करेगा। ये निर्देश राज्य के द्वारा दिए जा रहे हैं किसको? केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं राज्य को। ये जो प्रावधान है ये पढ़ा जाता है 339 क्लॉज 2। अनुच्छेद 339(2) में राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा निर्देश दिया जा रहा है कि राज्य जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके लिए विशेष योजनाओं का निर्माण करेगा और उनका क्रियान्वयन करेगा। अगर अनुच्छेद 339 को पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ा जाता है कि जो अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और अनुसूचित जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार विशेष उपबंध करेगी या केंद्र सरकार के कुछ दायित्व बन जाते हैं। तो उसका जब हम 2 क्लॉज पढ़ते हैं तो इसमें अनुसूचित जाति के लोगों के लिए विशेष योजनाओं का निर्माण और उनका क्रियान्वयन की बात की गई है। ठीक है, ये प्रावधान 339(2) का है जो हम इसे प्रशासनिक संबंधों में पढ़ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट, मतलब ये 4 दायित्व ही हैं बस। ये 4 दायित्व ही ऐसे हैं जिनका क्रियान्वयन केंद्र के द्वारा निर्देशित किया जा सकता है राज्यों को। तो प्रशासनिक संबंध में हम पढ़ रहे थे केंद्र राज्यों के या केंद्र के द्वारा राज्यों को दिए गए निर्देश, कुछ ऐसे मामले जिनमें केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? संचार साधनों का संरक्षण और उनका निर्माण करना, ये राज्यों का ड्यूटी होगा, ये दायित्व होगा राज्यों का। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा, क्या पढ़ा दूसरा? रेलवे संपत्ति का संरक्षण। रेलवे संपत्ति के संरक्षण के लिए राज्य सरकारें केंद्र के द्वारा निर्देश दिए गई या जो गाइडलाइन दी जाती है उन पे काम करेगी। उसके बाद तीसरा है जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त, मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान है, जिसमें राज्यों को केंद्र के द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। फिर उसके बाद अनुसूचित जनजातीय लोगों के लिए राज्यों को ये ड्यूटी दी गई है केंद्र के द्वारा कि भी इनके लिए विशेष योजनाओं का निर्माण करो और इनके कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उनका क्रियान्वयन भी करो। ठीक है, अब ऐसा मान के चलते हैं कोई राज्य इन निर्देशों को नहीं मानता है, तो उसके बाद अनुच्छेद 365 पढ़ा जाता है। तो 365 में हम लिखेंगे क्या? अनुच्छेद 365 क्या कहता है? संघ सरकार द्वारा बनाए गए विधान में असफल होने के प्रभाव
अब इसमें असफल कौन होगा? राज्य। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, संघ सरकार के द्वारा बनाए गए किसी विधान में किसी राज्य के असफल होने के प्रभाव। अब कोई राज्य है तो अपना आप से ही असफल हो गया, जानबूझ के अपने यहाँ जो है असफल होना चाहता है कि विधान संसद बनाती रहे, हम नहीं मानेंगे। अब अगर कोई राज्य केंद्र सरकार या संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि को अपने यहाँ लागू करने से मना कर दे, तो इस स्थिति में आर्टिकल 365 को लागू कर सकते हैं कौन? या 365 में कैसे कहें इसको कहते हैं, संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि को अगर कोई राज्य अपने यहाँ लागू नहीं करता है तो ऐसा माना जाता है, अनुच्छेद 365 में यह प्रावधान किया गया है कि वो राज्य संवैधानिक तंत्र के अनुसार शासन व्यवस्था नहीं चला पा रहा है। इस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। आर्टिकल 356 को लागू किया जा सकता है। मतलब 365 और 356 को याद रखना, संख्याओं का हेर फेर है। 365 में कहा गया है कि राज्य अगर संसद के द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन ना कर पा रहा हो या जो विधान बनाया है संसद ने उसमें असफल हो गया हो कोई राज्य, तो वहां 356 लगाई जा सकती है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे राज्य, तो राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि राज्य में संविधान तंत्र विफल हो गया है और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य में आर्टिकल 356 मतलब राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। अब वहां सत्ता गई, जो सीएम है, फिर से चुनाव होंगे, अभी तो केंद्र सरकार के हाथ में चली जाएगी सत्ता। तो इसमें आज इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।